हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयांक। मैं हूं आपका मयांक। हम लोग यहां पर NCERT हिस्ट्री क्लास 11 की पाठ्यपुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 8वां है। यहां पर हम लोग संस्कृतियों का टकराव का पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग संस्कृतियों का टकराव पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से आपको विदित हो रहा है, संस्कृतियों का टकराव तब होता है जब दो भिन्न भिन्न संस्कृतियां परस्पर संपर्क में आती हैं, तब उनमें टकराव होता है। यहाँ पर भिन्न भिन्न संस्कृतियां कौन सी थी? देखिए, एक तरफ तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में निवास करने वाली वहाँ की मूल जनजातियाँ थीं, और दूसरी ओर यूरोप के निवासी थे। चूँकि यूरोप में 15वीं सदी का जो दौर था वो आर्थिक तंगहाली का दौर था। 15वीं सदी में यूरोप में संसाधनों की कमी होने लगी और यूरोप के निवासियों ने संसाधनों की चाह में नए प्रदेशों की खोज के लिए साहसिक यात्राएं की। यूरोप के निवासियों का उद्देश्य यही था कि नए प्रदेशों की खोज की जाए, ताकि वहां पर वो कब्जा जमा कर वहां से संसाधनों का दोहन करके ये अपने यहाँ के अपने देशों के व्यापारों को गति प्रदान कर सकें। तो इसी क्रम में यहाँ का एक निवासी है यूरोप का, क्रिस्टोफर कोलंबस। वो पहुंचना तो भारत चाहता था, लेकिन वो गलती से अमेरिकी महाद्वीप तक पहुंच गया। लेकिन बाद में उसे पता चला है कि ये अमेरिकी ये जो है भारतीय महाद्वीप नहीं है, बल्कि अमेरिकी महाद्वीप है, यानी कि एक नई दुनिया है। तो ऐसे करके ये लोग जो हैं अमेरिकी महाद्वीप से परिचित हो गए हैं। स्पेन और पुर्तगाल के निवासी सबसे पहले अमेरिकी महाद्वीप पर पहुंचे हैं। क्योंकि यूरोप वासियों का माइंडसेट वही था कि केवल और केवल इन्हें संसाधनों को प्राप्त करना है। इन्हें अमेरिकी महाद्वीप पर निवास करने वाली जो जनजातियां थी, वहाँ के जो मूल निवासी थे, उनके कल्याण से कोई मतलब नहीं था। इन्हें तो केवल संसाधन चाहिए थे, ताकि उन संसाधनों को प्राप्त करके ये अपने देशों की आर्थिक प्रगति कर सकें। शुरुआत में तो अमेरिकी महाद्वीप के जो मूल निवासी हैं उनके साथ इनका कोई खास टकराव नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द वो लोग यूरोप वासियों के मंसूबों को समझ गए हैं, और ये समझ गए हैं कि यूरोप वासी केवल और केवल संसाधनों को चाहते हैं। यानी इन लोगों को हमसे मतलब नहीं है, हमारे कल्चर से मतलब नहीं है, इनको संसाधनों से मतलब है। तो ऐसे में इन लोगों के टकराव हुए हैं, और उसी टकराव की वजह से आपके चैप्टर का नाम रखा गया है संस्कृतियों का टकराव। तो इस अध्याय में हम लोग 15वीं से 17वीं शताब्दियों के दौरान यूरोप वासियों और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्ष के कुछ पहलुओं पर विचार करेंगे। इस अवधि में यूरोप वासियों ने ऐसे देशों के व्यापारिक भागों की खोज के लिए अज्ञात महासागरों में साहसपूर्ण अभियान किए, जहां से वे चांदी और मसाले प्राप्त कर सकते थे। इस काम को सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया। देखिए, स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने पोप से उन प्रदेशों पर शासन करने का अनन्य अधिकार प्राप्त कर लिया, जिन्हें वे भविष्य में खोजेंगे। स्पेन के शासकों के नेतृत्व में तत्वाधान में इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस जो है 1492 में पूर्व की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुंचा है, उन्हें उसने इंडीज नाम दिया है, इंडीज समझा है। क्योंकि इन लोगों ने जो भारत के बारे में सुना था, वो मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांतों से भारत के बारे में सुना था, और ये लोग ये भी जानते थे कि भारत काफ़ी ज़्यादा समृद्ध देश है। तो भारत तक व्यापारिक मार्ग की खोज में ये अमेरिका तक पहुँच गए हैं। अब अमेरिका तक पहुँच गए हैं तो भाई खोज तो हो ही गई है, तो इन्हें लगाया कि भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पर भी होगा। अब भारत ना पहुंचे तो नए देश में पहुंच ही गए हैं, कुछ ना कुछ तो नई जगह पर होगा ही होगा। तो धीरे धीरे करके यूरोप के अन्य लोग भी फिर यहाँ तक आने लगे हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग पहला पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे, सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने चांदी और मसाले प्राप्त करने के लिए अज्ञात महासागरों में साहसपूर्ण अभियान किए। अज्ञात महासागरों में साहसपूर्ण अभियान किए, यह आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। इसी का पहला सा पॉइंट है, स्पेन के शासकों के तत्वाधान में इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में पूर्व की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुंचा, उन्हें उसने इंडीज समझा। और आगे बताया भी गया है कि बाद में जो खोज हुई, उनसे पता चला कि नई दुनिया के इंडियन वास्तव में भारतीय नहीं है, बल्कि ये अलग संस्कृति के लोग हैं, और वो यहाँ पर रहते हैं, वो एशिया का पार्ट भी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर उस समय का यहाँ पर वर्णन बताया गया, उस समय कौन कौन लोग यहाँ पर रहते थे। तो उस समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में दो तरह की संस्कृतियों के लोग रहते थे। एक और कैरिबियन क्षेत्र और ब्राजील में छोटी निर्भर अर्थव्यवस्थाएं थीं, वहीं दूसरी ओर विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतंत्र व्यवस्थाएं थीं, जैसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका के एजेटेक थे, और माया समुदाय और पेरू के इंका समुदाय थे।
यानी कि जो आपका जो ऐसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ वर्गीकरण। जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए ये आपका उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, और बीच में आपका मध्य अमेरिका वाला पार्ट आ जाता है और ये आपका दक्षिणी अमेरिका वाला पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे इस साइड में यानी ब्राजील वाला जो हिस्सा है और यहाँ पर जो कैरिबियाई द्वीप समूह वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर तो छोटी छोटी कल्चर थे, यानी यहाँ के जो लोग थे वो निर्वाह संस्कृति वाले लोग थे। और वहीं इस साइड के जो लोग हैं, यानी इस तरह से इस साइड के जो लोग हैं पेरू और बीच में आपका दक्षिणी मैक्सिको की तरफ जो आपकी एजिटेक सभ्यता थी, यानी जो आपका मध्य अमेरिका आज आप देखते हैं वहाँ पर माया समुदाय था और पेरू में इनका समुदाय था। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं समृद्ध संस्कृति थी। यानी कि यूरोप मैं बोल रहा हूँ, अमेरिकी महाद्वीप जो था वो दो तरह के वहाँ पे कल्चर थे। एक तरफ काफ़ी समृद्ध कल्चर थे और दूसरी तरफ जो थे वो छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं थी। तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप पहले का सेकंड सब पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। उस समय उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में दो तरह की संस्कृतियों के लोग रहते थे। इसी में ए सब पॉइंट, एक और कैरिबियन क्षेत्र तथा ब्राजील में छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं थी। वहीं बी, इसका बी, दूसरी ओर विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। ब्रैकेट में इसी में आगे मैक्सिको और मध्य अमेरिका के एजिटेक और माया समुदाय और पेरू के इंका समुदाय, ये आपका बी पॉइंट हो गया। यानी कि आपके पहले का सेकंड सब पॉइंट का बी सब पॉइंट हो गया। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दक्षिण अमेरिका की, जब दक्षिण अमेरिका का इन्होंने मार्ग खोज लिया है तो दक्षिण अमेरिका की खोज के बाद बाहरी लोगों का वहाँ बस जाना वहाँ के मूल निवासियों और उनकी संस्कृतियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ और इसी समय से दास व्यापार की शुरुआत भी हो गई। क्योंकि यहाँ पर संसाधन काफ़ी ज़्यादा थे तो उन संसाधनों के दोहन के लिए इन्हें मुफ्त के मजदूर भी चाहिए थे। तो इन लोगों ने अफ्रीका से गुलाम पकड़ कर या खरीद कर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की खानों बगानों में काम करने के लिए इन्होंने बेचने लगे हैं। तो यहाँ से ही इसी समय से ही दास व्यापार भी स्टार्ट हो गया है। अमेरिका के लोगों पर यूरोपियों की विजय का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी लोगों की पांडुलिपियां और स्मारकों को निर्ममतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था, यूरोप वासियों के इनके कल्याण से कोई मतलब नहीं था और यही कारण था कि इन लोगों ने इनके जो भी स्मारक थे, जो भी इनकी कल्चर था, उसको नष्ट करना चाहा। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में जाकर ही मानव विज्ञानियों द्वारा इन संस्कृतियों का अध्ययन प्रारंभ किया गया और उसके बाद पुरातत्वविदों ने इन सभ्यताओं के भग्नावशेषों को खोज निकाला। यानी 19वीं शताब्दी से जब मानव विज्ञान के कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, मानव विज्ञानियों ने इस कल्चर का यहाँ का अध्ययन करना स्टार्ट किया है, तब ये पता चला है कि ये जो हिस्सा, जिसको कभी ये माना जाता था काफ़ी पिछड़ा हिस्सा है, पिछड़ा हिस्सा नहीं रहा है, यहाँ पर भी बहुत समृद्ध कल्चर रहे हैं। सन 1911 में इंका शहर माचू पिच्चू की फिर से खोज की गई। देखिए माचू पिच्चू जो है पेरू में पड़ता है और ये इंका सभ्यता का एक प्रसिद्ध शहर है। जैसे हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आते हैं, उसी तरह से इंका जो सभ्यता है, इंका सभ्यता का सबसे मशहूर शहर या कह सकते सबसे आधुनिक शहर माना जाता है माचू पिच्चू। हम अमेरिका के मूल निवासियों और यूरोप वासियों के बीच हुई मुठभेड़ों के बारे में मूल निवासियों के पक्ष को तो अधिक नहीं जानते, पर यूरोपीय पक्ष को विस्तारपूर्वक जानते हैं। यहाँ पे बताया क्या कि जो भी लोग अमेरिका के लोग यहाँ पर यात्रा के लिए गए तो अपने साथ ये डायरी वगैरह रखते थे, जिसमें ये लोग अपना यात्रा वृत्तांत या दैनिक विवरण लिखते थे। हमें सरकारी अधिकारी एवं जेसुइट धर्म प्रचारकों के विवरणों से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन यूरोप वासियों में अपनी अमेरिका की खोज के बारे में जो कुछ विवरण दिया और वहाँ के देशों के जो कुछ इतिहास लिखे हैं, इनमें यूरोपीय बस्तियों के बारे में ही अधिक और स्थानीय लोगों के बारे में बहुत कम या बराबर ना के बराबर देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि हमें यूरोप के लोगों से जो कुछ भी यहाँ के लोगों के बारे में जानने को मिलता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जानने को नहीं मिलता है, क्योंकि यूरोप के निवासियों ने केवल और केवल वहाँ पर जो अपने साहसिक कार्य हुए हैं उनके बारे में वर्णन ज़्यादा किया है, वहाँ की मूल निवासियों की उपेक्षा की है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में जाकर 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में जाकर मानव विज्ञानियों द्वारा अमेरिकी संस्कृतियों का अध्ययन प्रारंभ किया गया। अमेरिकी संस्कृतियों का अध्ययन प्रारंभ किया गया, यह आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। इसी में सब पॉइंट, सन 1911 में इंकाई शहर माचू पिच्चू की फिर से खोज की गई, यह आपका
सेकंड का पहला सब पॉइंट ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसी में सेकंड का सेकंड सब पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, हमें सरकारी अधिकारियों एवं जेसुइट धर्म प्रचारकों के विवरणों से भी यहां के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में मत लिखना, यहां के बारे में जानकारी मिलती है। ये आपने सेकंड का सेकंड सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा। अब जैसे बताया गया कि मध्य अमेरिका में मैक्सिको में समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र और मैदानी इलाके घने बसे हुए थे, जबकि अन्यत्र जो सघन वनों वाले क्षेत्र थे वहां पर गांव दूर दूर स्थित थे। सबसे पहले बात की गई है यहां पर कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राजील के जन समुदाय, जिनके बारे में हम लोगों ने पहले का सेकंड सब पॉइंट में देख लिया है कि यहाँ पर छोटे लोग रहते, छोटी अर्थव्यवस्था थी, यानी निर्वाह कृषि थी यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आप लोग हेडिंग डालेंगे कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राजील के जन समुदाय। बताया गया है कि अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूहों, जिन्हें आज बहामा कहा जाता है, और बृहत्तर एंटीज में रहते थे। कैरिब नाम के खूंखार कबीले ने उन्हें लघु एंटीज प्रदेश में खदेड़ दिया था। इनके विपरीत अरावाकी लोग ऐसे थे जो लड़ने की बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। ये कुशल नौका निर्माता थे, खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। और वहाँ पर जो भी खेती के में मक्का, मीठे आलू, कसावा वगैरह, ये सब कंदमूल वगैरह ये सब उगाते थे और खाते थे। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग, हेडिंग डाली होगी आपने, इसी में लिखेंगे अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूहों और बृहत्तर एंटीज में रहते थे। इसी में पहला सब पॉइंट, अरावाक लोग लड़ने की बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। पहले का सेकंड सब पॉइंट, वे कुशल नौका निर्माता थे और खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। यह आपका पहले का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। देखिए, अरावाक लोगों में मिलकर इस सामूहिक रूप से खेती कार्य करने की परंपरा थी। किसी की भी यहाँ पर निजी संपत्ति नहीं थी, बल्कि पूरे समुदाय की संपत्ति थी, ताकि ये लोग मिलकर खाद्य उत्पादन करें और समुदाय के प्रत्येक सदस्य को भोजन प्राप्त हो। वे अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे, यानी जैसे हमारे यहाँ जो जनजातीय समाज था उसी तरह का समाज यहाँ पर भी था। उनमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी और वे जीववादी थे। जीववादी से आशय क्या है? देखिए, जीववादी से आशय ये है कि जिन चीज़ों को हम लोग निर्जीव मानते हैं, ये लोग उन चीज़ों में भी जीवन या आत्मा खोजते हैं। इन जीववादियों का विश्वास है कि आज के वैज्ञानिक जिन वस्तुओं को निर्जीव मानते हैं उनमें भी जीवन या आत्मा हो सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को जीववादी कहा जाता है। तो देखिए, हमने 3 के 2 सब पॉइंट लिख लिए हैं। अब तीसरे का तीसरा सब पॉइंट अब आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे अरावाक संस्कृति के लोग एक साथ मिलकर खाद्यान्न उत्पादन करते थे। इसी में चौथा सब पॉइंट, वे अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे। इसी में पांचवा सब पॉइंट, उनमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी और वे जीववादी थे। अब देखिए, यहां पर भी यहाँ के समाजों में अंधविश्वास यहाँ पर भी था, यानी ये लोग परलोक के बीच मध्यस्थ कराने वाले भी यहाँ पर भी थे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ का समाज बहुत ज़्यादा आधुनिक नहीं था, क्योंकि ये लोग जीववादी थे, हर चीज़ में जीवन देखते थे। तो इसका मतलब क्या था, ये लोग भी परमात्मा को स्मरण करते थे, उनका ध्यान करते थे। तो ये बात भी यहाँ पर आगे बोली गई है, हालांकि इतना लिखना नहीं है हमें। देखिए, यहाँ पर आप लोग मैप में ऊपर की तरफ उत्तर में उत्तर अमेरिका महाद्वीप देख रहे हैं, नीचे आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, बीच में आपका जो है मध्य अमेरिका वाला पार्ट है। अब इसी में जो अभी वर्तमान में आपका मैक्सिको देश पड़ता है, यहाँ पर एज़टेक साम्राज्य कभी हुआ करता था और इसके दक्षिण में माया संस्कृत का क्षेत्र था। और आपका जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके पश्चिम में वर्तमान में यहाँ पर अभी पेरू देश है, यहाँ पर कभी इंका साम्राज्य हुआ करता था।
इन तीनों के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही देखा है, ये काफ़ी विशाल और समृद्ध साम्राज्य थे। वहीं जो इस महाद्वीप का जो पूर्व वाला हिस्सा है, यानी कैरिबियन सागर के आसपास के जो द्वीप समूह हैं, बहामा है, एंटीनोज है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील वाला पार्ट है, यहाँ पर छोटे छोटे कबीलाई लोग रहते थे, छोटी छोटी जनजातियाँ रहती थी जो कि निर्वाह कृषि पर आधारित थीं, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही जान लिया है। तो यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावाक लोग जो थे वो सोने के गहने पहनते थे, लेकिन यूरोप वासियों की तरह सोने को उतना ज़्यादा ये महत्व नहीं देते थे। इसका कारण ये था कि अरावाक जो समुदाय था वो एक कबीलाई समुदाय था और यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलापों को उतना ज़्यादा स्थान नहीं दिया जाता था। अगर इन्हें कोई यूरोपवासी सोने के बदले कांच के मनके दे देता था तो ये काफ़ी खुश होते थे, क्योंकि उन्हें जो कांच का टुकड़ा है, कांच का मनका है, ये सोने की तुलना में ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था। देखिए, इनमें बुनाई की कला बहुत विकसित थी। हैमक यानी झूले का इस्तेमाल उनकी एक विशेषता थी और इसे यूरोपीय लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया। अरावाकों का जो व्यवहार था काफ़ी ज़्यादा उदारतापूर्ण होता था और सोने की तलाश में जो स्पेनी लोग आए हैं ये उनका साथ देने के लिए भी सदा तैयार रहते थे। लेकिन जब आगे चलकर इन्हें स्पेन के लोगों की जो क्रूरतापूर्ण नीति है उसका पता चला है, तब उन्होंने इसका विरोध किया है, लेकिन तब उन्हें इसके विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े हैं। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर बताई गई है। देखिए, हम लोगों ने तीसरे का 5वां सब पॉइंट लिख लिया था। अब तीसरे का 6वां सब पॉइंट आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। इसमें लिखेंगे, अरावाक लोग सोने के गहने पहनते थे पर यूरोप वासियों की तरह सोने को उतना महत्व नहीं देते थे। ये आपने तीसरे का 6वां सब पॉइंट यहाँ पर लिख लिया होगा। इसी में अगला सब पॉइंट, 7वां सब पॉइंट, जब स्पेन की नीति क्रूरतापूर्ण हो गई तब अरावाकों ने उसका विरोध किया। तो आपने अरावाक समुदाय के बारे में देख लिया है। अब देखिए, एक अगला समुदाय आ जाता है जिसका नाम है तुपी नाम्बा। तो तुपी नाम्बा कहे जाने वाले लोग जो हैं ये दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट पर और ब्राज़ील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांव में रहते थे। ब्राज़ील के पेड़ की वजह से इस प्रदेश का नाम पूरा ब्राज़ील पड़ गया। ये खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सके क्योंकि इन्हें पेड़ काटने का कुल्हाड़ा बनाने के लिए इनके पास लोहा नहीं था। ये लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था और लोहे का ज्ञान न होने की वजह से ये जंगलों की सफाई नहीं कर पाए। लेकिन इन्हें बहुतायत में फल, सब्जियां, मछलियां मिल जाती थी और ये उन्हीं पर निर्भर थे और इसी वजह से इन्हें खेती नहीं करनी पड़ती थी। जो यूरोपवासी उनसे मिले वे उनकी खुशहाली, आज़ादी को देखकर इससे ईर्ष्या करने लगे, यानी इनसे जलने लगे, क्योंकि इनके समुदाय में वहाँ ना कोई राजा था, ना कोई सेना थी और ना ही कोई चर्च था और ना ही कोई उनकी ज़िंदगी को नियंत्रित करने वाला था। यानी काफ़ी स्वच्छंद प्राणी ये थे। तो देखिए, तुप्पी नाम्बा के बारे में हम लोग लिखेंगे। चौथा पॉइंट, तुप्पी नाम्बा कहे जाने वाले लोग दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट पर और ब्राज़ील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे गांव में रहते थे। इसी में सब पॉइंट, वे खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सके क्योंकि उनके पास लोहा नहीं था, यानी वे खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सके क्योंकि उनके पास लोहा नहीं था। इसी में सेकंड सब पॉइंट, उनके समाज में ना कोई राजा था, ना सेना और ना ही कोई चर्च था जो उनकी जिंदगी को नियंत्रित कर सके। तो ऐसे करके आपने अरावाक और तुपी नाम्बा दो समुदायों के बारे में जान लिया। अगली हेडिंग है आपकी मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्थाएं। कैरिबियन और ब्राज़ील क्षेत्रों के विपरीत मध्य अमेरिका में कुछ अत्यंत सुगठित राज्य थे। वहाँ मक्के की उपज उनकी आवश्यकता से अधिक होती थी, जो एज़टेक, माया और इंका जन समुदायों की शहरीकृत सभ्यताओं का आधार बनी। तो देखिए, अब आप लोग क्या करेंगे, आपने हेडिंग डाली होगी मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्थाएं। तो इसी में डैश लगा के आप लोग लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे मक्के की उपज आवश्यकता से अधिक होने के कारण यह एज़टेक, माया और इंका जन समुदायों की शहरीकृत सभ्यताओं का आधार बनी। यानी मक्के की उपज आवश्यकता से अधिक होने के कारण यह एज़टेक, माया और इंका जन समुदायों की शहरीकृत सभ्यताओं का आधार बनी। अब देखिए, जो आपकी आगे की हेडिंगें पढ़ेंगी वो इसी में पढ़ेंगी। तो आपकी सब हेडिंग इसमें आएगी एज़टेक जन। मध्य दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्थाओं में ही आपकी अगली सब हेडिंग इसमें आएगी एज़टेक जन। अगर आप चाहें तो इसी में ए सब हेडिंग बना लीजिए,
ये सब हेडिंग बनाकर आपको लिखना है। तो एजिटेक जन के बारे में हम लोग जानेंगे। 12वीं शताब्दी में एजिटेक लोग उत्तर से आकर मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए थे। उन्होंने अनेक जनजातियों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया और इन पराजित लोगों से नजराना वसूल करने लगे। एजिटेक समाज जो था वो श्रेणीबद्ध था। अभिजात वर्ग में वो लोग शामिल थे जो उच्च कुल में उत्पन्न हुए पुरोहित थे अथवा जिन्हें बाद में प्रतिष्ठा प्रदान कर दी गई। पुश्तैनी अभिजातों की संख्या बहुत कम थी। पुश्तैनी अभिजातों का मतलब ये है कि जिनकी 3-4 पीढ़ियां काफ़ी संपन्न रही हों, ऐसे पुश्तैनी अभिजातों की संख्या बहुत कम थी और वे सरकार, सेना तब पौरोहित्य कर्म में ऊंचे पदों पर आसीन थे। अभिजात लोग अपने में से एक सर्वोच्च नेता चुनते थे जो आजीवन शासक बना रहता था। राजा जो होता था वो पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। योद्धा, पुरोहित और अभिजात वर्गों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था, लेकिन व्यापारियों को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन्हें अक्सर सरकारी राजदूतों और गुप्तचरों के रूप में सेवा करने का मौका दिया जाता था। इसके अलावा जो प्रतिभाशाली शिल्पी हैं, चिकित्सक हैं या विशिष्ट अध्यापक हैं, उनको भी आदर दिया जाता था। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर सब चीज़ों को पढ़ते ही नहीं जाएंगे, लिखेंगे भी। तो 5वां पॉइंट अब आपका आएगा। इसमें आप लिखेंगे 12वीं शताब्दी में एजिटेक लोग उत्तर से आकर मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए थे। इसी में आगे आप लिखेंगे एजिटेक समाज श्रेणीबद्ध था। श्रेणीबद्ध का मतलब क्या? पदानुक्रमित, यानी सबसे ऊंचे पद पर, उसके बाद फिर उससे नीचे, जैसे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी उसी तरह का श्रेणीबद्ध समाज यहाँ पर भी था। इसी में आगे आप लिखेंगे, यानी आपने 5वां पॉइंट लिख लिया होगा, 12वीं शताब्दी में एजिटेक लोग उत्तर से आकर मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए थे। विराम, एजिटेक समाज श्रेणीबद्ध था। इसी में पहला सब पॉइंट, अभिजात वर्ग में वे लोग शामिल थे जो उच्च कुलोत्पन्न पुरोहित थे अथवा जिन्हें बाद में यह प्रतिष्ठा प्रदान कर दी गई थी। इसी में सेकंड सब पॉइंट, योद्धा, पुरोहित और अभिजात वर्गों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था। इसी में थर्ड सब पॉइंट, अभिजात लोग अपने में से एक सर्वोच्च नेता चुनते थे जो आजीवन शासक बना रहता था। यह आपका 5वें का थर्ड सब पॉइंट हो जाएगा। इसी में चौथा सब पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, व्यापारियों को भी सरकारी राजदूतों और गुप्तचरों के रूप में सेवा करने का मौका दिया जाता था। ये आपके 5 के 4 सब पॉइंट हो जाएंगे। अब अगले पैराग्राफ में आते हैं। अब देखिए, बताया गया है चूंकि एजिटेक लोगों के पास भूमि की कमी थी, इसलिए उन्होंने भूमि उद्धार किया। सरकंडे की बहुत बड़ी चटाइयां बुनकर और उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्होंने मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाए जिन्हें चिनाम्पा कहते थे। इन अत्यंत उपजाऊ द्वीपों के बीच नहरें बनाई गईं जिन पर 1325 में एजिटेक राजधानी टेनोक्टिटलान का निर्माण किया गया, जिसके राजमहल और पिरामिड झील के बीच में खड़े हुए बड़े अद्भुत लगते थे। ये बताया गया है चूंकि एजिटेक शासक अक्सर युद्ध में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने सर्वाधिक भव्य मंदिर भी युद्ध के देवताओं और सूर्य भगवान को समर्पित किए। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। देखिए, एजिटेक के पास जमीन नहीं थी, इसलिए उन्होंने भूमि उद्धार किए। ये बात आपने यहां पर देख ली। तो 6वां पॉइंट आप लिखेंगे, चूंकि एजिटेक लोगों के पास भूमि की कमी थी, इसलिए उन्होंने भूमि उद्धार किया। इसी में सब पॉइंट, सरकंडे की बहुत बड़ी चटाइयां बुनकर और उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्होंने मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाए जिन्हें चिनाम्पा कहते थे। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, चिनाम्पा किन्हें कहते थे? तो जो कृत्रिम टापू इन्होंने जो तैयार किए उन्हें चिनाम्पा ये कहते थे। ये आपका 6वें का पहला सब पॉइंट हो जाएगा। 6वें का सेकंड सब पॉइंट आपका आएगा, इन अत्यंत उपजाऊ द्वीपों के बीच नहरें बनाई गईं जिन पर
1325 में एजिटेक राजधानी टेनोक्टिटलान का निर्माण किया गया। यह आपका छठे का तीसरा सब पॉइंट। छठे का चौथा सब पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे, एजिटेक शासक अक्सर युद्ध में लगे रहते थे, इसलिए उनके सर्वाधिक भव्य मंदिर भी युद्ध के देवताओं और सूर्य भगवान को समर्पित थे। यह आपका छठे का चौथा सब पॉइंट हो जाएगा। देखिए, एजिटेक जो साम्राज्य था ये ग्रामीण आधार पर टिका हुआ था और यहाँ पर जो भूमि का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का न होकर कुल के पास होता था, जो सार्वजनिक निर्माण कार्यों को सामूहिक रूप से पूरा करवाता था। यूरोपीय कृषिदासों जैसे खेतिहर लोग अभिजातों की जमीनों से जुड़े रहते थे और फसल में से कुछ हिस्से के बदले उनके खेत जोतते थे। यहाँ पे दास प्रथा भी थी। गरीब लोग जो होते थे कभी कभी अपने बच्चों को भी गुलामों के रूप में बेच देते थे। हालांकि ये बाद में अपनी गुलामी से आज़ादी भी पा सकते थे, यानी गुलाम अपनी आज़ादी फिर से खरीद सकते थे। यहाँ पर ऐसा भी सिस्टम था। तो देखिए, हम लोग अब सातवां पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। इसमें लिखेंगे, साम्राज्य ग्रामीण आधार पर टिका हुआ था, भूमि का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का न होकर कुल के पास होता था। भूमि का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का न होकर कुल के पास होता था। इसी में सब पॉइंट, यूरोपीय कृषिदासों जैसे खेतिहर लोग अभिजातों की फसल में से कुछ हिस्से के बदले उनके खेत जोतते थे। अभिजातों की फसल में से कुछ हिस्से के बदले उनके खेत जोतते थे। ये आपका सातवें का पहला सब पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, एजिटेक में शिक्षा के बारे में बताया गया है। एजिटेक लोग शिक्षा को लेकर काफ़ी सजग थे। इनके जो कुलीन वर्ग के बच्चे थे ये काला मेकाक में भर्ती किए जाते थे, जहां उन्हें सेना अधिकारी और धार्मिक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। वहीं बाकी सारे जो बच्चे थे ये पड़ोस के तेपोकल्ली स्कूल में पढ़ते थे, जहां उन्हें इतिहास, पुराण, मिथकों, धर्म और उत्सवी गीतों की शिक्षा दी जाती थी। चूंकि ये समाज जो था पितृसत्तात्मक समाज था, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो लड़के होते थे उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, खेती और व्यापार करना, वहीं लड़कियों को घरेलू काम धंधों में कुशलता प्रदान की जाती थी। यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो आठवां पॉइंट यहाँ पर अब आप लिखेंगे, कुलीन वर्ग के बच्चे काल मेकाक में भर्ती किए जाते थे, जहां उन्हें सेना अधिकारी और धार्मिक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। इसी में सब पॉइंट, बाकी सारे बच्चे पड़ोस के तेपोकल्ली स्कूल में पढ़ते थे, जहां उन्हें इतिहास, पुराण, मिथकों, धर्म और उत्सवी गीतों की शिक्षा दी जाती थी। और नौवां पॉइंट आपको लिखना जरूरी है, लड़कों को सैन्य प्रशिक्षण, खेती और व्यापार करना सिखाया जाता था और लड़कियों को घरेलू काम धंधों में कुशलता प्रदान की जाती थी। यह आपका नौवां पॉइंट हो जाएगा। 16वीं सदी आते आते यहां पर अस्थिरता होने लगी है और अस्थिरता की वजह से इस साम्राज्य का पतन होने लगा है। अब आपकी अगली सब हेडिंग है माया सभ्यता या फिर माया लोग। तो आप लोग 20 सब हेडिंग डाल के लिखेंगे माया लोग। मैक्सिको की जो माया संस्कृति है इसने 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दियों के दौरान उल्लेखनीय उन्नति की। मक्के की खेती उनकी सभ्यता का मुख्य आधार थी और उनके जो भी धार्मिक क्रियाकलाप थे या उत्सव थे, मक्का बोने, उगाने और काटने से जुड़े होते थे। खेती करने के तरीके उन्नत और उनके पास कुशलतापूर्ण थे, जिसकी वजह से अच्छी खासी पैदावार हुई। इससे शासक वर्ग, पुरोहितों और प्रधानों को एक उन्नत संस्कृति का विकास करने में सहायता मिली, जिसके अंतर्गत यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर वास्तुकला, खगोल विज्ञान और गणित जैसे विषयों की अभिव्यक्ति हुई। माया लोगों के पास अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी जो कि अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हम लोग यहाँ पर 10वां पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लोग लिखेंगे, मैक्सिको की माया संस्कृति ने 11वीं से 14वीं शताब्दियों के दौरान उल्लेखनीय उन्नति की। इसी में पहला सब पॉइंट, मक्के की खेती उनकी सभ्यता का मुख्य आधार थी और उनके अनेक धार्मिक क्रियाकलाप एवं उत्सव मक्का बोने, उगाने और काटने से जुड़े होते थे। इसी में माया संस्कृति में वास्तुकला, खगोल विज्ञान और गणित जैसे विषयों की अभिव्यक्ति हुई। यह आपका सेकंड सब पॉइंट, 10 का सेकंड सब पॉइंट, यानी माया संस्कृति में वास्तुकला, खगोल विज्ञान
और गणित जैसे विषयों की अभिव्यक्ति हुई। 10वें का थर्ड सब पॉइंट, माया लोगों के पास अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी जिसको अभी तक पूरी तरह नहीं पढ़ा जा सका है, जिसको अभी तक पूरी तरह नहीं पढ़ा जा सका है। तो आपने माया सभ्यता के बारे में भी चीजें नोट डाउन कर ली हैं। अब आपकी अगली हेडिंग है, सी सब हेडिंग है, पेरू के इंका लोग, यानी हम लोग इंका सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर बताया गया कि दक्षिणी अमेरिकी देशज संस्कृतियों में सबसे बड़ी पेरू में क्वेचुआ या फिर इंका लोगों की संस्कृति थी। 12वीं शताब्दी में प्रथम इंका शासक मैंको कपाक ने कुजुको में अपनी राजधानी स्थापित की थी। आगे बताया गया कि 9वें इंका शासक के काल में राज्य का विस्तार हुआ और अंततः इंका जो साम्राज्य है इक्वाडोर से लेकर चिली तक 3000 मील में फैल गया। यहाँ पर मैप में दिखाया भी गया है, यानी यहाँ से लेकर इक्वाडोर से लेकर यहाँ से लेकर चिली तक ये फैल गया था। यहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि कितना विशाल साम्राज्य था ये, जैसा कि आप मैप में यहाँ पर देख पा रहे हैं। इनका साम्राज्य काफी ज्यादा केंद्रीकृत था, राजा में ही संपूर्ण शक्ति निहित थी और वह ही सत्ता का उच्चतम स्रोत था। जो भी नए जीते गए कबीले थे उन्हें इस साम्राज्य में मिला लिया गया। प्रत्येक प्रजाजन को प्रशासन की भाषा क्वेचुआ बोलनी पड़ती थी और प्रत्येक कबीला जो था स्वतंत्र रूप से वरिष्ठों की एक सभा द्वारा शासित होता था, लेकिन पूरा कबीला अपने आप में शासक के प्रति निष्ठावान होता था। साथ ही साथ जो स्थानीय शासक थे, स्थानीय शासकों को उनके सैनिक सहयोग के लिए पुरस्कृत किया जाता था। एज़टेक साम्राज्य की ही तरह इंका साम्राज्य इकाइयों के नियंत्रण वाले एक संघ के समान था। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब आपका 11वां पॉइंट है, इसमें लिखेंगे 12वीं शताब्दी में प्रथम इंका शासक मैंको कपाक ने कुजुको में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इसी में सब पॉइंट, साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था, राजा में ही संपूर्ण शक्ति निहित थी और वह ही सत्ता का उच्चतम स्रोत था। इसी में सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट, प्रत्येक प्रजाजन को प्रशासन की भाषा क्वेचुआ बोलनी पड़ती थी। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, देखिए 12वां पॉइंट अब आप लिखेंगे, एज़टेक साम्राज्य की ही तरह इंका साम्राज्य इकाइयों के नियंत्रण वाले एक संघ के समान था। एज़टेक साम्राज्य की तरह इंका साम्राज्य इकाइयों के नियंत्रण वाले एक संघ के समान था। इसी में पहला सब पॉइंट, 12 का पहला सब पॉइंट, प्रत्येक कबीला स्वतंत्र रूप से वरिष्ठों की सभा द्वारा शासित होता था, लेकिन पूरा कबीला अपने आप में शासक के प्रति निष्ठावान था। इसी में सेकंड सब पॉइंट, स्थानीय शासकों को उनके सैनिक सहयोग के लिए पुरस्कृत किया जाता था। देखिए एज़टेक समाज काफी ज्यादा उन्नत समाज था। इन्होंने भी उच्च कोटि के भवन बनवाए हैं। इन्होंने पहाड़ों के बीच इक्वाडोर से चिली तक अनेक सड़कें बनवाई थी। उनके किले शिला पट्टियों को इतनी बारीकी से तराश कर बनाए जाते थे कि इन्हें जोड़ने के लिए गारे जैसी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ के जो राजमिस्त्री होते थे वो खंडों को सुंदर रूप देने के लिए शल्क पद्धति यानी फ्लेकिंग का प्रयोग करते थे। लेकिन इनके पास एक कमी ये थी कि ये पहिएदार गाड़ियां इनके यहाँ नहीं थी, यानी उनके पास इतने बड़े शिलाखंडों को ढोने के लिए पहिएदार गाड़ियां नहीं थी। ये सब काम मजदूरों को जुटाकर बड़ी सावधानी से करवाया जाता था। ये बात भी यहाँ बताई गई है। इनके साम्राज्य का जो आधार था, सभ्यता का जो आधार था, वो एग्रीकल्चर था। उनके यहाँ जमीन खेती के लिए बहुत कम उपजाऊ नहीं थी, इसलिए उन्होंने पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाए और जल निकासी तथा सिंचाई की प्रणालियां विकसित की। तो अब आपका 13वां पॉइंट आएगा, इसमें लिखेंगे इंका सभ्यता का आधार कृषि था। उनके यहां जमीन खेती के लिए बहुत अधिक उपजाऊ नहीं थी, इसलिए उन्होंने पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाए। यहां तक आपका हो गया 13वां पॉइंट। अब देखिए इंका के जो लोग थे वो मक्का और आलू उगाते थे और भोजन तथा श्रम के लिए लामा पालते थे। यह आपका 13 का सब पॉइंट हो जाएगा। देखिए इनके शहर माचू पिच्चू
तो माचू पिच्चू को यहाँ दिखाया गया है कि माचू पिच्चू की जो खोज हुई है, तो बताया गया कि माचू पिच्चू जो है इस पर स्पेनियों की नज़र नहीं पड़ी है, वरना वो भी इसे नष्ट कर देते। इनकी कला के बारे में बताया गया है। इनकी बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला थी वो उच्च कोटि की थी। उन्होंने लेखन की किसी प्रणाली का विकास नहीं किया, लेकिन इनके पास हिसाब लगाने की एक प्रणाली अवश्य थी। यह थी क्यूपू। क्यूपू का मतलब होता है ये डोरियों पर गांठें लगाकर गढ़ती इकाइयों का हिसाब रखते थे। तो देखिए अब आप लोग 14वां पॉइंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे उन्होंने लेखन की किसी प्रणाली का विकास नहीं किया, लेकिन उनके पास हिसाब लगाने के लिए क्यूपू प्रणाली अवश्य थी, जिसमें डोरियों पर गांठें लगाकर गढ़ती इकाइयों का हिसाब रखा जाता था। अब देखिए इनके साम्राज्य का जो ढांचा था वो भी बताया गया कि इनका साम्राज्य का जो ढांचा है वो पिरामिड नुमा था। मतलब ये था कि अगर मान लीजिए इनका का प्रधान उसको पकड़ लिया जाए या उसकी हत्या कर दी जाए तो शासन की पूरी श्रृंखला टूट जाती थी। एजिटेक और इंका संस्कृतियों की समानताएं थी और वे यूरोपीय संस्कृतियों से बहुत भिन्न थी। समाज श्रेणीबद्ध था, लेकिन वहाँ यूरोप की तरह कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों का निजी स्वामित्व नहीं था, यानी सामूहिक संसाधन थे। पुरोहितों और समनों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। यद्यपि भव्य मंदिर बनाए जाते थे जिनमें परंपरागत रूप से सोने का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सोने या चांदी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पर आप इतना जान लीजिए कि यहाँ के समाज में बहुत ज़्यादा आर्थिक क्रियाकलाप नहीं होते थे। बहुत ज़्यादा आर्थिक, जिस तरह के आर्थिक क्रियाकलाप यूरोप में और एशिया में हो रहे थे, उस तरह के आर्थिक क्रियाकलाप वहाँ नहीं हो रहे थे। और यही कारण है कि यहाँ पर ये लोग सोने के मूल्य को नहीं समझ पा रहे थे। तो यहाँ पर सोने को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। तो देखिए हम लोग 14वां पॉइंट आपने लिख लिया है। 15वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे। इसमें लिखेंगे एजिटेक और इंका संस्कृतियों का समाज श्रेणीबद्ध था, लेकिन वहां यूरोप की तरह कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों का निजी स्वामित्व नहीं था। अगली हेडिंग है अब आपकी यूरोप वासियों की खोज यात्राएं। देखिए यूरोप वासी जब समुद्र पार करके, अटलांटिक महासागर पार करके जब दक्षिण अमेरिका पहुंचे हैं, तभी तो दक्षिण अमेरिका और कैरिबियाई द्वीप समूह पर रहने वाले समुदायों के बारे में पता लगा पाए हैं। यानी जब तक इन्होंने साहसिक यात्राएं नहीं की तब तक ये बाहरी समाजों के बारे में पता नहीं लगा पाए। यहाँ पे बताया गया कि सन 1380 में कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो गया था, लेकिन इसका व्यापक इस्तेमाल 15वीं सदी में जाकर ही स्टार्ट हुआ। 15वीं सदी तक यूरोप वालों ने अपने जहाज़ों में भी सुधार कर लिया, यानी इनके जो जहाज थे पहले की तुलना में काफ़ी बड़े और टिकाऊ जहाज बनाए जाने लगे, जो कि विशाल मात्रा में माल की ढुलाई करने में सक्षम थे। साथ ही साथ इन जहाज़ों पर आत्मरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र भी लगाए गए थे। 15वीं सदी के दौरान यात्रा वृत्तांतों और सृष्टि वर्णन तथा भूगोल की पुस्तकों के प्रसार ने लोगों में व्यापक रुचि उत्पन्न की। सृष्टि वर्णन का मतलब क्या है कि सृष्टि शास्त्र एक विश्व का मानचित्र तैयार करने का विज्ञान होता है, और इसकी वजह से लोगों में इंटरेस्ट बढ़ा, लोगों में दुनिया को जानने की इच्छा जागृत हुई। देखिए आप लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि 14वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था, और प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के साथ ही अब आम जन तक भी किताबें पहुंचने लगी, और आम जन भी इन किताबों को उनको पढ़ने लगे, उनके ज्ञान को अर्जित करने लगे। तो ऐसे करके लोगों के अंदर रुचियां विकसित होने लगी हैं। 1470 में टॉलेमी की ज्योग्राफी नाम की पुस्तक, जो कि 1300 वर्ष पहले लिखी गई थी, ये मुद्रित हुई है। मिस्रवासी टॉलेमी ने विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में व्यवस्थित किया था, और जब इन विवरणों को यूरोप वासियों ने पढ़ा है तो उनके मन में इसको लेकर एक नई छवि क्रिएट हुई है। टॉलेमी ने बताया था कि दुनिया गोल है, लेकिन उसने महासागरों की चौड़ाई को काफ़ी कम आंका था। हालांकि यूरोप वासियों को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अटलांटिक के दूसरी ओर भूमि पर पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी तय करनी होगी, लेकिन हाँ ये लोग साहसिक अभियानों पर निकल पड़े थे, तो ये अपने मंजिल तक पहुंच ही गए। 15वीं शताब्दी में आइबेरियाई प्रायद्वीप यानी स्पेन और पुर्तगाल के लोग इन खोज यात्राओं में सबसे आगे रहे। पहले इतिहासकार इन समुद्री यात्राओं को खोज यात्रा कहा करते थे, लेकिन बाद में इन्हें ऐसा कहना छोड़ दिया, क्योंकि खोज यात्रा नहीं थी बल्कि संसाधनों की खोज थी। क्योंकि ये लोग संसाधनों की खोज में ही तो निकले थे, खोज यात्रा में थोड़ी निकले थे, यानी किसी दूसरे देश को जानने के लिए थोड़ी निकले थे, ये केवल अपने हितों को साधने के लिए निकले थे।
तो बाद के इतिहासकारों ने यह कहा है कि अनजान इलाकों की पुरानी दुनिया के लोगों की ये पहली समुद्री यात्राएं नहीं थी। पहले भी अरब, चीनी और भारतीय यात्री प्रशांत द्वीप समूह के नाविक अपने समुद्री जलयानों में बैठकर बड़े बड़े महासागरों के आर पार जा चुके थे। क्योंकि यूरोप वालों ने जो भी यात्राएं की हैं वो 13वीं और 14वीं सदी के बाद में की हैं, जबकि भारत में जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ लोथल बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमारे यहाँ समुद्री व्यापार होता था। तो हमारे यहाँ व्यापार का इतिहास काफ़ी पुराना है, जबकि यूरोप में व्यापार का इतिहास, समुद्री व्यापार का इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं है। यूरोप में समुद्री व्यापार जो है 12वीं सदी के बाद में देखने को मिलता है। तो इतिहासकारों ने इनके इस तथ्य को गलत साबित कर दिया कि हमने पहली बार साहसिक समुद्री यात्राएं स्टार्ट की हैं। ये तथ्य यहाँ पर झूठा साबित हो गया। आगे यहाँ बताया गया 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर से गुजर रही थी। क्योंकि प्लेग और युद्धों ने यूरोप के अनेक भागों में आबादी को उजाड़ दिया, यूरोप व्यापार में मंदी आती गई और वहाँ सोने और चांदी की कमी आ गई, जो कि उन दोनों यूरोप में सिक्के बनाने के काम में आती थी। तो इस वजह से यहाँ के शासकों ने अपने जो भी खोजी लोग थे उनको प्रोत्साहित किया कि आप ऐसे प्रायद्वीपों को, ऐसी जगहों को खोजें जहाँ से संसाधनों को लाया जा सकता है। तो यहाँ बताया गया कि लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद के दशकों में लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आ गई और 1453 में जब तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया की विजय हो गई, विजय के बाद और ये मुश्किल हो गया। इटली वासियों ने किसी तरह तुर्की के साथ व्यवसाय करने का इंतजाम कर लिया, लेकिन व्यापार में इन्हें भी हिस्सा देना पड़ा है। बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने भी यूरोप के धर्मपरायण ईसाइयों को इन साहसिक कार्यों की ओर उन्मुख किया। यहाँ पर एक कारण ये भी बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर सब बातें ही बातें आगे बताई गई हैं, तो कुछ चीज़ें हम लोग नोट डाउन भी कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। 16वां पॉइंट यहाँ पर अब आप लोग लिखेंगे, 15वीं सदी के दौरान यात्रा वृत्तांतों और सृष्टि वर्णन ने तथा भूगोल की पुस्तकों के प्रसार ने यूरोप के लोगों में व्यापक रुचि उत्पन्न की। इसी में सब पॉइंट 1477 में टोलेमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तक, जो ब्रैकेट में जो 1300 वर्ष पहले लिखी गई थी, मुद्रित हुई। आगे बढ़ते हैं। 17वां पॉइंट यहां पर एक कारण और दिया गया है। 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर से गुजर रही थी। एक कारण आपका ये हो गया। अब 18वां पॉइंट इसी में लिख लेना। बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने भी यूरोप के धर्मपरायण ईसाइयों को इन साहसिक कार्यों की ओर उन्मुख किया। यह आपका 18वां पॉइंट हो गया। तो देखिए यहां पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि यूरोपवासी अपने फायदे के लिए ही इन साहसिक खोजी अभियानों पर निकले थे। उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं था, उन्हें केवल संसाधनों से मतलब था। तो यहां बताया गया कि यूरोपवासियों को ऐसा लगा कि यदि व्यापार के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित हो पाए और यूरोपीय देश अधिक गर्म जलवायु वाले स्थानों पर उपनिवेश स्थापित कर पाए तो उन्हें और अधिक लाभ होगा। जब यूरोपवासी सोने और मसालों की खोज में नए नए प्रदेशों में जाने की बात सोचने लगे तो उन्हें पश्चिमी अफ्रीका का ध्यान आया, जहां पर अभी तक किसी प्रकार का इन्होंने व्यापार नहीं किया था। एक छोटा सा देश पुर्तगाल, जो 1139 में स्पेन से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था और मछुआई तथा नौकायन के क्षेत्र में उसने विशेष कुशलता प्राप्त कर ली थी, इसने इस दिशा में पहले पहल की है। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जो नाविक के नाम से मशहूर था, इसने पश्चिमी अफ्रीका की तटीय यात्रा आयोजित की है और 1415 में स्यूटा पर आक्रमण कर लिया है और अफ्रीका के बोजाडोर अंतरीप में पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र भी स्थापित कर लिया है। बाद के समय में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाद के समय में जैसे जैसे नए नए प्रदेशों को खोजते गए हैं, वहां पर संसाधनों के दोहन के लिए इन लोगों ने अफ्रीकी लोगों का इस्तेमाल किया है। यानी अफ्रीकी लोगों को पकड़ पकड़ कर इन्होंने गुलाम बनवाया है और उनसे गुलामी करवाई है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, 18वां पॉइंट ऊपर लिख चुके हैं, 19वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे। पुर्तगाल के राजकुमार
हेनरी ने, जो नाविक के नाम से मशहूर था, पश्चिमी अफ्रीका की तटीय यात्रा आयोजित की और 1415 में स्यूटा पर आक्रमण कर दिया और अफ्रीका के बोजाडोर अंतरीप में पुर्तगालियों ने अपना व्यापार केंद्र स्थापित कर लिया। यह आपका 19वां पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, इसी में एक नोट लगा देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें पुर्तगाल के बारे में जानकारी दे दीजिए नोट में कि पुर्तगाल कैसे बना है। यहां पर आप लिखेंगे एक छोटा सा देश पुर्तगाल, पुर्तगाल 1139 में स्पेन से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था। पुर्तगाल 1139 में स्पेन से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था। यह आपने नोट में लिख लिया होगा। अब देखिए, आगे कुछ चीज और बताई गई हैं। स्पेन में आर्थिक कारणों ने लोगों को महासागरीय सूरवीर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। धर्म युद्धों की याद और रिकॉन्क्विस्टा की सफलता ने निजी महत्वाकांक्षाओं को उत्तेजित कर दिया और इन इकरारनामों की शुरुआत की, जिन्हें कैपिटुलेसियोन कहा जाता था। इन इकरारनामों के तहत स्पेन का शासक नए जीते हुए इलाकों पर अपनी प्रभुसत्ता जमा लेता था और उन्हें जीतने वाले अभियानों के नेताओं को पुरस्कार के रूप में पदवियां और जीते गए देशों पर शासनाधिकार देता था। तो ये चीज थी, इसकी वजह से ये लोग नए नए प्रदेशों पर जाने के लिए लालायित रहते थे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिकॉन्क्विस्टा क्या होता है। रिकॉन्क्विस्टा का मतलब पुनर्विजय। ईसाई राजाओं द्वारा आइबेरियन प्रायद्वीप पर प्राप्त की गई सैनिक विजय थी, जिसके द्वारा इन राजाओं ने 1492 में इस प्रायद्वीप को अरबों के कब्जे से छुड़ाया था। तो रिकॉन्क्विस्टा का मतलब है पुनर्विजय, फिर से विजय प्राप्त करना। तो देखिए, यहां पर कई सारे कारण आपको मिल रहे हैं, किन कारणों से ये लोग बाहरी दुनिया को देखने के लिए निकले हैं। तो देखिए, हमने यहां पर 19वां पॉइंट लिख लिया है। 20वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे। स्पेन में आर्थिक कारणों ने लोगों को महासागरीय सूरवीर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी में सब पॉइंट, धर्म युद्धों की याद और रिकॉन्क्विस्टा की सफलता ने उन इकरारनामों की शुरुआत की, जिन्हें कैपिटुलेसियोन कहा जाता था। इसी में सब पॉइंट, इन इकरारनामों के तहत स्पेन का शासक नए जीते हुए इलाकों पर अपनी प्रभुसत्ता जमा लेता था और जीतने वाले अभियानों के नेताओं को उन देशों पर शासनाधिकार देता था। तो ऐसे करके आप समझ गए होंगे कि ये बाहर के दुनिया की खोज के लिए क्यों निकले थे। अब देखिए, नोट में अगला नोट आप लगा दीजिए। और रिकॉन्क्विस्टा का मतलब क्या है, इसमें लिख लेना, रिकॉन्क्विस्टा यानी पुनर्विजय ईसाई राजाओं द्वारा आइबेरियन प्रायद्वीप पर प्राप्त की गई सैनिक विजय थी। रिकॉन्क्विस्टा ईसाई राजाओं द्वारा 1492 में आइबेरियन प्रायद्वीप पर प्राप्त की गई सैनिक विजय थी। यह आपका नोट हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का, वो समाप्त हो जाता है। हालांकि ज़्यादा कठिन नहीं है चैप्टर, बहुत सिंपल है। हमारा मेन फोकस तीनों सभ्यताओं पर था, एज़टेक, माया और इंका। उन सभ्यताओं को हमने भली भांति पढ़ लिया है, देख लिया है। अब बाद बाकी जो चैप्टर है उसके लिए बहुत जल्दी आपका अगला पार्ट आएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।